हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी आज की इस वीडियो सीरीज में एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में मौजूद हैं उन सभी क्वेश्चनों का सलूशन करने वाले हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का सलूशन देख सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी में जो पहला सवाल मौजूद है वो सवाल था कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होते हैं। आसान भाषा में जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था से अभिप्रायः उस वैधानिक ढांचे से है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि क्रियाओं का संचालन किया जाता है, उसे ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब यहाँ पे समझिए, अर्थव्यवस्था से अभिप्राय का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था से अभिप्रायः उस वैधानिक ढांचे से है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, विनिमय हो गया, वितरण हो गया, प्रणाली हो गया, राजस्व हो गया इत्यादि क्रियाओं का संचालन किया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था कहते हैं। काफ़ी सिंपल है याद करना। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यानी अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है, टाइप्स है, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो अर्थव्यवस्था होते हैं जिसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप सभी को मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल बार बार पूछा जाता है कि वह कौन ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि आखिर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये क्या होती है। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन में मौजूद था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। आइए इसका सलूशन हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच में एक प्रकार का समझौता है। अब यहाँ पे फिर से समझिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी, चूँकि आप सभी को मालूम हो गया है अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होते हैं ना, वो पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच में एक प्रकार का समझौता के टाइप से होते हैं। अब इसमें उत्पादन के कुछ साधनों पर, यानी इसमें उत्पादित जितने भी वस्तुएं होती हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, उस पर सरकार का स्वामित्व रहता है। यानी उसका पूरा जो वर्चस्व है उस पर सरकार अपना वर्चस्व जमाए रहती है। और कुछ ऐसे संसाधन हैं जिस पर निजी व्यक्ति का भी स्वामित्व रहता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे कि सतत विकास क्या है। और इसी सवाल को मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि सतत विकास की अवधारणा क्या है, या सतत विकास से आप क्या समझते हैं, या सतत विकास को परिभाषित कीजिए। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुछ इस प्रकार से आप सभी को लिखना होगा कि देश में उपलब्ध संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल एवं खनिज लवणों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वर्तमान अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और भविष्य में भी अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोध उत्पन्न ना हो। इसे ही सतत विकास कहा जाता है। अब आसान भाषा में जानिए कि देश में उपलब्ध संसाधन किसे कहते हैं। आप सभी को ज्योग्राफी का पहला चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि वैसे साधन यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में करता है, उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, मिट्टी, जल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, तो संसाधन है। अब संसाधन के भी कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। इसका डिटेल्स वीडियो सोल्यूशन आप सभी को ज्योग्राफी का पहले चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सभी बता सकते हैं कि देश में उपलब्ध संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल एवं अन्य खनिजों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए कि वर्तमान यानी जो अभी का अर्थव्यवस्था चल रहा है ना, वो सुचारू रूप से चलती रहे, यानी खूब अच्छी तरीके से चलती रहे। और भविष्य में यानी आने वाले समय में भी
अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोध उत्पन्न ना हो, यानी अर्थव्यवस्था के विकास होने में कोई भी रुकावट उत्पन्न ना होने देना, इसी को क्या कहते हैं? तो सतत विकास की अवधारणा कहते हैं, यानी इसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं। उसके बाद में अगले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन के बारे में आप सभी को इसमें लिखना होगा। तो ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम में मात्र 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आइए इसका शॉर्ट आंसर हम लोग जान लेते हैं। आप सभी लिख सकते हैं कि देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नियोजित तरीके से विभिन्न विकासात्मक कार्यों में किया जाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते, यानी देश की जितने भी प्राथमिकताएं हैं उन सभी को नज़र में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन। अब यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन समझिए, प्राकृतिक संसाधन में वैसे संसाधन जिसका निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता है, वो प्रकृति के द्वारा निर्मित संसाधन है, उसे ही हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब देख लीजिए, मिट्टी को देख लीजिए, मिट्टी भी संसाधन है लेकिन इसका हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं। जल भी संसाधन है, पेट्रोलियम भी संसाधन है, खनिज लवण भी संसाधन है, और ये जितने भी संसाधन है मनुष्य अपने ज़रूरत की पूर्ति के लिए करता है, लेकिन ये प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध, यानी जो अभी मौजूद है प्राकृतिक संसाधन, उसका उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि जितने भी अलग अलग प्रकार के विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं उसमें इसका नियोजित तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसे ही हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे अगले वाले क्वेश्चन के माध्यम से कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। आइए इसको जान लेते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था की संरचना से हम लोग क्या समझते हैं और अर्थव्यवस्था के जो संरचनाएं हैं इसे कितने भागों में बांट दिया गया है। आसानी तरीके से इसका सलूशन आप कर सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि जैसे विभाजन को अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। कोई भी ऐसा देश है उसका जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें अलग अलग कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कैसे कैसे क्रिया होती है, तो जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया इत्यादि। इस प्रकार से बहुत सारे क्रियाएं मौजूद होती है। अब इसी के विभाजन को ही, इसी के अलग अलग बंटवारे को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। उसके बाद में हम लोग जानने जा रहे हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना को हम लोग 3 भागों में बांट दिया गया है। इसमें बताया गया बुक में कि इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। आइए जान लेते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में कैसे बांटा गया है। तो रोमन नंबर 1 में आप लिख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत पशुपालन, कृषि एवं मत्स्य पालन आते हैं। आपको एग्जाम पेपर में प्राथमिक क्षेत्र लिखकर और डैश देना होगा। उसके बाद में आप सभी को लिखना होगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन, कृषि एवं मत्स्य पालन आते हैं। अब यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पशुपालन हो गया, कृषि से संबंधित जितना भी कार्य है ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि द्वितीयक क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत उद्योग एवं बिजली आते हैं। काफ़ी सिंपल है, इसमें केवल 2 क्षेत्र आते हैं, यानी द्वितीयक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत उद्योग एवं बिजली आते हैं। उसके बाद में अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र है इसे हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, और इसके अंतर्गत बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार एवं सेवाएं आते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत बार मैट्रिक में सवाल पूछा गया था कि बैंकिंग किस अर्थव्यवस्था के संरचना के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि तृतीयक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए अब हम लोग जानने जा रहे हैं आर्थिक विकास के बारे में, और आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में आखिर कौन कौन ऐसे अंतर है जो आप सभी जानते होंगे, इसमें बता सकते हैं। तो इसका आसानी तरीके से सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। फिर से समझिए,
अब देखिए यहाँ पे आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के जितने भी राष्ट्रीय आय होती हैं उसमें वृद्धि होती है, उसमें उन्नति होती है। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन हो गया कि आर्थिक विकास क्या है आप जान गए हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई खास अंतर तो नहीं है, किंतु मेडिसन के शब्दों में जब किसी विकासशील देश में आय का स्तर बढ़ता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं, और किंतु जब किसी विकसित देश में उत्पादन या आय का स्तर बढ़ता है तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। अब यहाँ पे एक बार फिर से समझिए कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अगर अंतर की बात करें तो कोई ज़्यादा तो अंतर मौजूद है नहीं, किंतु यहाँ पे एक मेडिसन एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे अर्थशास्त्री का नाम है जो बहुत सारे अर्थशास्त्र के संबंधित बहुत सारे खोज किए हैं। तो मेडिसन के शब्दों में ये कहा जाता है, ये वैज्ञानिक मेडिसन का कथन है कि जब भी किसी विकासशील देश में, कोई भी एक ऐसा देश है जो विकासशील देश है, वहाँ पे उत्पादन या आय का जब स्तर बढ़ता है तो उसे हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। अब यही चीज़ जब किसी विकसित देश में उत्पादन या आय का स्तर बढ़ता है ना तो उसे ही आर्थिक वृद्धि कहते हैं। उसके बाद में देखने जा रहे हैं इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यही सवाल मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, इसे दूर करने के उपाय बताइए। आज की इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानने जा रहे हैं कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के जो रीज़न है, मेन कारण है वो क्या है, और इस कारणों को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखिएगा, यहाँ पे पहले लिख दीजिएगा कि बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। उसके बाद में हम केवल आपको पॉइंट बिंदु बता दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करके आप अपने से लिख सकते हैं। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा जनसंख्या में वृद्धि। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में इतने ज़्यादा जनसंख्या हो गए हैं जिसके कारण बिहार में बहुत सारे विकासात्मक कार्य जो है उसमें वृद्धि कर पाना संभव नहीं है, जिसके कारण बिहार के पिछड़ेपन का जो कारण है उसमें जनसंख्या का जो योगदान है वो काफ़ी ही ज़्यादा है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिख सकते हैं कि आधारभूत संरचना। अब आधारभूत संरचना में क्या आते हैं तो बिजली, सड़क, परिवहन, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं का अभाव। अब बिहार में देखिएगा तो बिजली भी पूरे 24 घंटे खोजिएगा तो इतना समय हमको नहीं मिल पाएगा, यानी ज़्यादातर जितना बिजली की आपूर्ति एक मनुष्य को करना चाहिए उतना बिजली भी नहीं मिल पाएगा। सही से सड़क भी आपको सब जगह नहीं मिल पाएगा, परिवहन के साधन भी सभी जगह मौजूद नहीं है, बहुत जगह सिंचाई के साधन मौजूद नहीं है। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि सब जगह तो स्कूल मौजूद है लेकिन उसमें शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी ही नीचे चला गया है। उसके बाद में स्वास्थ्य सुविधाएं। अगर आप स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करते हैं तो अपने गांव मोहल्ले में कुछ ऐसे अस्पताल को देखे होंगे जो आप बचपन से देखते आ रहे होंगे कि अस्पताल तो मौजूद है किंतु उसमें आपका इलाज नहीं होता होगा, उपचार नहीं होता होगा। ये सब प्रमुख कारण है जिसके कारण आज बिहार पिछड़ा हुआ है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि कृषि पर निर्भरता। आज भी बिहार के जितने भी लोग हैं वो कृषि पर निर्भर रहकर अपने आजीविका चलाते हैं। अगर कृषि पर निर्भर ना रहकर यहाँ पे भी अगर कोई कल कारखाना होता, यहाँ पे भी कोई फैक्ट्री होती तो बिहार के जितने भी मजदूर प्रवासी जो दूसरी जगह जाके अपने मजदूरी अर्पण करते हैं वे लोग इस फैक्ट्री में जुड़कर अपना रोजी रोटी तलाश कर सकते थे, और इसलिए हमारा जो बिहार है वो आगे जा सकता था। लेकिन कृषि पर निर्भर रहकर लोग बिहार को और पीछे ले जा चुके हैं। उसके बाद में आप रोमन नंबर 4 में लिखिएगा औद्योगिक पिछड़ापन। बिहार जो है वो औद्योगिक यानी उद्योग की स्थिति में काफ़ी पीछा है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। उसके बाद में बाढ़ एवं सूखा। देखिए बाढ़ एवं सूखा एक ऐसी आपदा है जिससे ये बाढ़ और सूखा जो आपदा है ये जिस देश में भी मौजूद होती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि बाढ़ और सुखाड़ से बहुत सारे विकासात्मक कार्य हैं जो देश में चलाए जाते हैं वो अवरोध हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, जिससे देश बहुत पीछे चला जाता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 6 में लिख सकते हैं कि ईमानदार एवं कुशल प्रशासन का भाव। आज बिहार में इतनी ज़्यादा जमाखोरी एवं घूसखोरी चले गए हैं, काला धन इकट्ठा लोग करके,
यहाँ पे ईमानदारी का तो कोई बात ही नहीं रहा कि जितने भी कुशल प्रशासन की जो कमी है वो ज़्यादातर बिहार में देखने को मिल रही है, जिसके कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। अब आइए हम लोग जानने जा रहे हैं कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय बताइए, यानी अगर बिहार पिछड़ा हुआ है तो उसे आगे किस प्रकार से लाया जा सकता है। तो सबसे पहले रोमन नंबर 1 पे होगा कि जनसंख्या पे नियंत्रण, यानी जनसंख्या पे नियंत्रण करके बिहार को आगे लाया जा सकता है। उसके बाद में कृषि एवं उद्योग का विकास, कृषि का और विकास करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे नए नए उद्योग का विकास करके बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। उसके बाद में बोला गया आधारभूत संरचना का विकास। आधारभूत संरचना तो आप ही समझ ही चुके हैं कि बिजली, सड़क, परिवहन, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ये जितना भी यहाँ पे आधारभूत संरचना दिखाई दे रहे हैं, इन सभी का अगर विकास होगा तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिख सकते हैं बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ पर नियंत्रण पाकर भी बिहार को काफ़ी आगे लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को हम लोग आसानी तरीके से दूर कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट होता क्या है, और मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आइए आसान भाषा में जान लेते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट होते क्या हैं। तो आसानी तरीके से आप लिख दीजिएगा कि किसी भी विकासशील देशों के स्वास्थ्य की स्थिति, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। और फिर से समझिए कि किसी भी विकासशील देश, कोई भी विकासशील देश हो, उस देश की स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए तथा शैक्षिक स्तर को देखते हुए तथा प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, और इसी रिपोर्ट को ही क्या कहते हैं, तो मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए दोस्तों। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 9 में बताया जा रहा है कि आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालिए, यानी आंतरिक संरचना जो है ये होते क्या है। तो आसान भाषा में जान लीजिए, आंतरिक संरचना को आधारभूत संरचना भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत बिजली, सड़क, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज एवं अस्पताल आते हैं, और ये सभी आर्थिक विकास के प्रमुख आधार हैं। अभी अब बिहार के पिछड़ेपन के कारणों में से देखें आंतरिक संरचना या आधारभूत संरचना। तो कई बार मैट्रिक एग्जाम में आधारभूत संरचना किसे कहते हैं या दे सकता है कि आंतरिक संरचना किसे कहते हैं, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं जाना है, केवल आपको बता देना है कि देखिए आंतरिक संरचना को ही आधारभूत संरचना कहते हैं। अब इसके अंतर्गत, इसके अंदर जो आते हैं, क्या क्या आते हैं, तो परिवहन आते हैं, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आते हैं, और ये सभी जो भी चीज़ आते हैं ना इसमें, ये सभी आर्थिक विकास के प्रमुख आधार हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग कक्षा 10वीं इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर था एनसीईआरटी का, इसमें जितने भी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन मौजूद थे उन सभी क्वेश्चनों का सलूशन हम लोग कर लिए हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, या questionforexam.com वेबसाइट पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को काफ़ी ही मजबूत कर सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही एनसीईआरटी के अगले चैप्टर के सलूशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।